1984 की शुरुआत। भारतीय खुफिया एजेंसियों को लंदन के एक स्टोर से एक ऐसी खबर मिलती है जो दिल्ली में हड़कंप मचा देती है। पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में बर्फीले पहाड़ों के कपड़े ऑर्डर किए थे। मकसद साफ था, सियाचिन पर कब्जा। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया था, भारतीय सेना उनसे 2 कदम आगे थी। इसे कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। बैसाखी के उस दिन क्या हुआ था? कैसे एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ने भारत को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का मालिक बना दिया? और क्यों आज भी भारत यहां रोजाना 7 करोड़ रुपए खर्च करता है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम सियाचिन के हर उस अनसुने राज से पर्दा उठाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,400 मीटर 17,700 फीट से लेकर 7,000 मीटर 23,000 फीट तक है। इसके पश्चिम में साल्तोरो रिज है और पूर्व में कराकोरम पर्वतमाला। भौगोलिक रूप से ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन का अस्तित्व लगभग नामुमकिन है। यहां का तापमान सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऑक्सीजन की भारी कमी और बर्फीले तूफानों के कारण यहां रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। सियाचिन विवाद की जड़ें 1947 के विभाजन और उसके बाद हुए समझौतों में छिपी हैं। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को NJ 9842 नामक बिंदु तक ही स्पष्ट किया गया था। इसके आगे के क्षेत्र को उत्तर की ओर ग्लेशियरों की तरफ कहकर छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर सेनाएं तैनात हो सकती हैं। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में विदेशी पर्वतारोहियों को अनुमति देना शुरू किया, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र पर अपना दावा पेश कर सके। पाकिस्तान के नक्शों में सियाचिन को अपना हिस्सा दिखाया जाने लगा। इसे कार्टोग्राफिक एग्रेशन नक्शों के जरिए आक्रमण कहा गया। जब भारत को पता चला कि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर सैन्य कब्जा करने की योजना बना रहा है, तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इसे अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। आज भी यहां भारत का नियंत्रण है, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना को गुप्त सूचनाएं मिलने लगी थीं कि पाकिस्तान सियाचिन की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की फिराक में है। सबसे पुख्ता सबूत तब मिला जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तान सरकार ने लंदन की एक मशहूर कंपनी से भारी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड गियर, अत्यधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े और जूते का ऑर्डर दिया है। दिलचस्प बात यह थी कि भारत ने भी उसी कंपनी से सामान मंगवाया था। जब भारतीय अधिकारियों ने देखा कि पाकिस्तान ने भी वही विशेष उपकरण मंगवाए हैं, तो स्पष्ट हो गया कि वे सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अब्बील शुरू करने वाले हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहले ऊंचाइयों पर पहुंचने का फैसला किया। इस मिशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया, जो कालिदास के प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूत से प्रेरित था। इस ऑपरेशन की योजना लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथ हून के नेतृत्व में बनाई गई थी। मुख्य उद्देश्य साल्टोरो रिज के 2 महत्वपूर्ण दर्रों सियाला और बिलाफोंड ला पर कब्जा करना था। रणनीति ये थी कि यदि भारतीय सेना इन दर्रों पर पहले पहुंच जाए तो पाकिस्तान के लिए ऊपर चढ़ना असंभव हो जाएगा। ट्रेनिंग सियाचिन के लिए सैनिकों का चयन और उनकी ट्रेनिंग सबसे कठिन हिस्सा था। लद्दाख के लेह और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में सैनिकों को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। सैनिकों को कम ऑक्सीजन में रहने के लिए चरणों में तैयार किया गया। उन्हें कई दिनों तक अलग अलग ऊंचाई पर रखा गया ताकि उनके शरीर में रेड ब्लड सेल्स RBC बढ़ सकें और वे फेफड़ों की बीमारी HAPE से बच सकें। तकनीकी ट्रेनिंग: सैनिकों को बर्फ की दीवारों पर चढ़ने, दरारों को पार करने और शून्य से नीचे के तापमान में हथियारों का रखरखाव करने की ट्रेनिंग दी गई। मानसिक मजबूती: इतनी ऊंचाई पर अकेलेपन और मौत के साए में रहने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया। उन्हें सिखाया गया कि कैसे पिघली हुई बर्फ को पानी के रूप में इस्तेमाल करना है और कैसे डिब्बाबंद भोजन के सहारे हफ्तों तक जीवित रहना है। 13 अप्रैल 1984 को पूरा भारत बैसाखी का त्योहार मना रहा था, लेकिन लेह के बेस कैंप में सन्नाटा था। ये ऑपरेशन मेघदूत के आगाज का दिन था। पाकिस्तान ने 17 अप्रैल को सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी,
लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें चौंकाते हुए 4 दिन पहले ही कदम बढ़ा दिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय सैनिकों की पहली टुकड़ी ने ऊंचाइयों की ओर प्रस्थान किया। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि दुनिया के सैन्य इतिहास में पहली बार इतनी ऊंचाई पर कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा था। चीता हेलीकॉप्टर्स का रोल सियाचिन की जीत के असली नायक भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर और उनके जांबाज पायलट थे। चीता हेलीकॉप्टर एरोस्पेटियल SA-315B लामा को विशेष रूप से अत्यधिक ऊंचाई के लिए डिजाइन किया गया था। जहां हवा इतनी पतली होती है कि हेलीकॉप्टर का इंजन बंद होने का खतरा रहता है, वहां इन पायलटों ने उड़ान भरी। सियाचिन में कोई सड़क नहीं थी। सैनिकों के लिए राशन, मिट्टी का तेल, जो वहां ईंधन का एकमात्र स्रोत था, और हथियार पहुंचाने का एकमात्र जरिया ये हेलीकॉप्टर ही थे। अगर किसी सैनिक को फ्रॉस्टबाइट या बीमारी होती तो चीता हेलीकॉप्टर ही देवदूत बनकर आते थे। छोटे से पैच पर लैंड करना और भारी हवाओं के बीच स्थिर रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अक्सर पायलट हेलीकॉप्टर के इंजन को चालू रखते थे, क्योंकि एक बार बंद होने के बाद उस ठंड में इंजन का दोबारा शुरू होना अनिश्चित होता था। कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को सबसे पहले बिलाफोनला पर उतारा गया। जैसे ही सैनिकों ने बर्फ पर कदम रखा, उनका सामना कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफानों से हुआ। सैनिकों ने भारी सामान के साथ मीलों की चढ़ाई की। कई जगहों पर उन्हें एक दूसरे को रस्सियों से बांधकर चलना पड़ा, ताकि कोई गहरी बर्फ की दरार में न गिर जाए। जब भारतीय सैनिक सियाला और बिलाफोनला पर पहुंचे तो वहां का तापमान -40 डिग्री था। उन्होंने तिरंगा फहराया और अपनी चौकियां बनानी शुरू कीं। कुछ दिनों बाद जब पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि भारतीय सेना पहले से ही चोटी पर मौजूद है। पाकिस्तानियों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। वो पहला कदम आज भी भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। यहां का मौसम इतना अनिश्चित है कि धूप खिली होने के अगले ही पल बर्फीला तूफान आ सकता है। हवा की गति 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जिससे विंड चिल फैक्टर तापमान को और भी घातक बना देता है। अगर कोई सैनिक बिना दस्तानों के किसी धातु को छू ले तो उसकी खाल मांस समेत चिपक जाती है। उंगलियां और पैर गल जाते हैं, जिन्हें बाद में काटना पड़ता है। शरीर का तापमान इतना गिर जाता है कि अंग काम करना बंद कर देते हैं। सियाचिन की सबसे बड़ी और छिपी हुई दुश्मन है क्रेवासिस या बर्फ की गहरी दरारें। ये दरारें ताज़ी बर्फ की एक पतली परत से ढकी होती हैं, जो ऊपर से देखने पर ठोस जमीन जैसी लगती हैं। जैसे ही कोई सैनिक उस पर पैर रखता है, वो सैकड़ों फीट गहरी खाई में समा जाता है। कई वीर सैनिक इन दरारों में समा गए और उनके पार्थिव शरीर भी कभी नहीं मिल पाए। इसीलिए सैनिक हमेशा एक लंबी रस्सी से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ताकि यदि एक गिरे तो बाकी उसे खींच सकें। मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। सियाचिन केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी परीक्षा लेता है। एकांत महीनों तक सैनिकों को केवल बर्फ और सफेद रंग ही दिखाई देता है। इसे व्हाइट लोनलीनेस कहा जाता है। अपनों से दूर बिना किसी संचार के रहना मानसिक तनाव पैदा करता है। नींद की कमी और चिड़चिड़ापन। ऑक्सीजन की कमी के कारण गहरी नींद नहीं आती। इससे सैनिकों में हेलुसिनेशंस और भारी चिड़चिड़ापन हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर भूख लगना बंद हो जाती है। शरीर अपनी ऊर्जा खत्म करने लगता है। संतरे का जूस जमकर पत्थर बन जाता है और बिस्किट को चबाना भी मुश्किल हो जाता है। मेमोरी लॉस। लंबे समय तक यहां रहने से याददाश्त पर असर पड़ता है। सैनिक छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। बाना पोस्ट की अविश्वसनीय कहानी। सियाचिन की सबसे ऊंची और सबसे महत्वपूर्ण चौकियों में से एक है बाना पोस्ट। इसे पहले कायदे आजम पोस्ट के नाम से जाना जाता था और यह पाकिस्तान के नियंत्रण में थी। ये पोस्ट 21,153 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों पर सीधी नजर रख सकती थी। 1987 में भारतीय सेना ने इसे मुक्त कराने का फैसला किया। नायब सूबेदार बाना सिंह 8वीं जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को इस मिशन की कमान सौंपी गई। बाना सिंह और उनके साथियों ने जो किया वो सैन्य इतिहास में चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने लगभग 90 डिग्री की सीधी बर्फीली दीवार पर चढ़ाई की। तापमान -50 डिग्री था और ऑक्सीजन ना के बराबर।
बाना सिंह ने पाकिस्तानी बंकर में ग्रेनेड फेंका और आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को खत्म कर दिया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इस चौकी का नाम बदलकर बाना पोस्ट रखा गया। आज भी वहां तिरंगा शान से लहरा रहा है। मेजर रामस्वामी परमेश्वरन भारतीय सेना के उन नायकों में से एक हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। हालांकि उनका मुख्य पराक्रम श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान दिखा, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। 25 नवंबर 1987 को जब उनकी टुकड़ी पर उग्रवादियों ने हमला किया तो गोली लगने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उग्रवादी से राइफल छीन ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और बलिदान भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। सियाचिन का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। ये भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन जैसा है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा चीन को दे दिया है। यदि भारत सियाचिन छोड़ देता है तो पाकिस्तान और चीन की सेनाएं सीधे जुड़ सकती हैं, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। साल्टोरो रिज भारत का साल्टोरो पर्वतमाला पर नियंत्रण है, जो पूरे ग्लेशियर पर हावी होने की स्थिति प्रदान करता है। इसे एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहा जाता है। सियाचिन पर कब्जा बनाए रखना भारत के लिए बहुत महंगा सौदा है। वित्तीय लागत एक अनुमान के अनुसार भारत हर दिन सियाचिन की सुरक्षा पर लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। कपड़ों से लेकर हथियारों तक हर चीज विशेष और महंगी होती है। मानवीय लागत 1984 से अब तक भारत ने वहां 1000 से अधिक सैनिकों को खोया है। दुखद बात यह है कि इनमें से अधिकांश मौतें दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और ऊंचाई के कारण होने वाली बीमारियों से हुई हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी वहां भारी मात्रा में कचरा जमा हो रहा है, जो ग्लेशियर के लिए हानिकारक है। सियाचिन पर भारत का नियंत्रण भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प की जीत है। ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी भी सेना के लिए असंभव माना जाता था। आज भारत ग्लेशियर की सभी प्रमुख चोटियों पर बैठा है, जिससे दुश्मन के लिए ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। ये जीत केवल जमीन के एक टुकड़े की नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के उस जज्बे की है जो -60 डिग्री में भी अपनी आंखों में देशभक्ति की आग जलाए रखते हैं। सियाचिन के बेस कैंप पर एक छोटा सा मंदिर और एक स्मारक बना है। वहां एक बोर्ड पर लिखा है, क्वार्टर्ड इन डेथ दे लाइव इन आवर हार्ट्स। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने सियाचिन की बर्फीली हवाओं के बीच अपनी सांसें देश के नाम कर दीं। वे वहां इसलिए खड़े हैं ताकि हम यहां चैन से सो सकें। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी है। उन बहादुरों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बलिदान को कभी न भूलें और देश की अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहें।